आप सोशल वर्क बैकग्राउंड के, आई एम श्योर सब लोगों ने BSW नहीं किया होगा तो MSW फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सोशल वर्क की जर्नी को पढ़ा होगा। चैरिटी टू एम्पावरमेंट हमने कैसे की, UK और USA से जब सोशल वर्क स्टार्ट हुआ तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, CSO थी, फिर बेफेलो मूवमेंट्स आई, फिर पुअर लॉस आए, एंड लेटर ऑन फिर वेलफेयर अप्रोच में डेवलप हुआ, फिर डेवलपमेंट अप्रोच में डेवलप हुआ, फिर एम्पावरमेंट अप्रोच में हुआ, और आज की डेट में हम इसको सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो ये जो जर्नी है फ्रॉम चैरिटी टू एम्पावरमेंट हमने कैसे तय की, इसके विभिन्न सोपान क्या रहे, स्टेप्स क्या रहे, और कैसे कैसे सिचुएशंस बदली। कहीं पर राइट बेस्ड अप्रोच आ गई, कहीं पर नीड बेस्ड अप्रोच आ गई। सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से करते हैं। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं, जो MDGs हैं 8 हमारे, वो 8 के 8 हमारे एरिया हैं सोशल वर्क के, और उन्हीं को एनलार्ज किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स में 2015 के आसपास। जब हम MDG को अचीव नहीं कर पाए तो उसके स्पेशल टारगेट्स बनाए गए, स्पेशल गोल्स बनाए गए, और उनको विभाजित किया गया कि कौन से इकोलॉजिकल है, कौन से ह्यूमन पर्सपेक्टिव के हैं, कौन से नेटवर्किंग के हैं। और अगर आप देखें तो सोशल वर्क जो है मेजॉरिटी ऑफ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ सोशल वर्क और विच लीड्स टू सोशल डेवलपमेंट एंड लेटर ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हमारे फील्ड्स कौन कौन से हैं आज की डेट में। हम सोशल वर्क, आज जब मैं 11 जुलाई को ये बात आपसे कर रही हूँ तो 17 फील्ड हैं हमारे सोशल वर्क के। आपको उन 17 फील्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ILO का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, ILO कैसे कन्वेंशन एंड रेक्टिफिकेशंस करती है, कौन कौन सी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हेल्पेज इंडिया है। हेल्पेज इंडिया के बाद आपकी ऑक्सफैम है, आपका यूनिफैम है, यूनिसेफ है, ये ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल लेवल पे NGOs कैसे काम करती है। जैसे कैरा की आजकल बहुत तेजी से चल रहा है, कोरोना के बाद कैरा की गाइडलाइंस, खासतौर से अडॉप्शन प्रोसेस क्या है, इसको हमें देखना। अच्छा, जब आप डेज को लिख रहे हैं, कितने कौन से दिन, कौन सा दिन मनाया जाता है, तो UN हर साल हर डे के लिए एक थीम निर्धारित करती है। तो आपको लेटेस्ट थीम आपके रजिस्टर में लिखी होनी चाहिए। जैसे अभी हमने एंटी टबैको डे मनाया है, एंटी सब्सटेंस यूज डे मनाया है, आज हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मना रहे हैं। तो इन सबको UN ने कौन सी थीम से डिक्लेयर किया है ये पता होना चाहिए। फिर ग्लोबल लेवल पर क्या क्या हो रहा है, खास तौर से LPG का कंसेप्ट क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, और उसका हमारे सोशल वर्क सिनेरियो, फील्ड एंड थ्योरी पे क्या असर पड़ा है, एंड व्हाट चेंजेस वी हैव अडॉप्टेड ड्यू टू LPG। जैसे कोरोना के कारण हमने बहुत सारा फील्ड वर्क में चेंजेस किया है, ऐसे ही LPG से हमने अपने सिलेबस में क्या न्यू चेंजेस किए हैं, क्या न्यू डेवलपमेंट की है। एंड सोशल पॉलिसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल जो सेक्टर है, हमारे 9 सोशल सेक्टर्स हैं, उनकी 9 सोशल पॉलिसीज हमको पता होनी चाहिए, चाहे वो पॉपुलेशन की हो, चाहे वो हाउसिंग की हो, चाहे हमारी क्या कहते हैं वुमेन से रिलेटेड हो, जेंडर की हो। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो बहुत वेग बात कर देते हैं। हमें ये देखना है कि जेंडर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जेंडर डिस्पैरिटी क्या है, जेंडर बजट क्या है, जेंडर इक्वालिटी क्या है, जेंडर इक्विटी क्या है, और ये कैसे वायलेंस से रिलेटेड है, जेंडर वायलेंस क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जेंडर कैसे न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी के रूप में कवर होती है। अच्छा, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग,
जो हमारे 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान का बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। बस 5 ईयर प्लान में आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पे जोर दिया गया, एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया, 5 ईयर प्लान 2 पर इंडस्ट्रीज पर जोर दिया गया, 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में वेलफेयर वर्ड को जोड़ा गया, 8वें 5 ईयर प्लान में एम्पावरमेंट वर्ड को जोड़ा गया, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को जोड़ा गया, वुमेन एंड डेवलपमेंट को कब जोड़ा गया, वुमेन डेवलपमेंट को कब जोड़ा गया, 13 5 ईयर प्लान में क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे रोलिंग प्लान्स क्या हैं, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये आपको ये इसलिए जरूरी है कि 5 ईयर प्लान को आप कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे रिलेट करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है और पार्ट 4 है, उसको आपको पूरे तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। पार्ट 3 क्या कहता है, हमारे जो मूलभूत अधिकार है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको जानना। एंड पार्ट 4 जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से हमारी सोशल पॉलिसीज बनती हैं। सोशल प्रोग्राम पॉलिसीज के बाद हमारे सोशल प्रोग्राम्स बनते हैं, सोशल प्रोग्राम्स के बाद हम सोशल एक्शंस करते हैं और उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 तरीके की सूची होती है, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इन तीनों में क्या क्या आते हैं। एंड हमारे सोशल वर्क में आपको 3 बातें आंख मूंद के याद कर लीजिए, लेबर, हेल्थ and education, they will come under the category of the concurrent list. समवर्ती सूचनाओं, समवर्ती सूची के अंदर आती है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है, एक्ट बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। लेकिन स्टेट के पास इस बात की हिदायत होती है कि जो सेंट्रल मिनिमम फैसिलिटीज दे रही है उसको कम नहीं कर सकती है, ज्यादा कर सकती है। इसके बाद अब हम जो हमारे यूजीसी नेट का जो स्पेसिफिक सिलेबस है 10 यूनिट्स, उसको मैं एक बार आपके सामने रखती हूँ और उसमें बताती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना जरूरी है। जैसे समाज कार्य के कौन कौन से आपके चिंतक हुए हैं, थिंकर्स हुए हैं, समाज सोशल वर्क के क्या प्रिंसिपल्स हैं और सोशल वर्क की क्या अप्रोचेस हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। करीब 10 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और इसमें आप अपने आप को महारत हासिल कर लीजिए तो आप खुद इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप कहेंगे अरे यूजीसी नेट जिसके लिए मैं इतना चिंतित रहता था, बड़ी आसानी से मैं दूसरों को भी गाइडलाइंस दे सकता हूँ और खुद भी मैंने क्लियर कर लिया। देन सोशल वर्क की डिफरेंट जो बुक्स हैं, उनके लेखक कौन है और वो कहाँ से पब्लिश होती हैं। एंड सोशल वर्क के नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स कौन कौन से हैं। आपने देखा होगा ये CSWB, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड से एक जर्नल निकलता है, समाज कल्याण सोशल वेलफेयर, मंथली है, दैट इज ए नोन एज मैगजीन। तो कम से कम आपको सोशल वर्क के 2 या 3 जर्नल्स नेशनल पता होने चाहिए। जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से जर्नल निकलता है, सेज के कुछ जर्नल्स निकलते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। एंड हमारे 1-2 केयर लिस्टेड, आजकल यूजीसी समय समय पे जो चेंजेस करती है, कुछ तो पीयर रिव्यू जर्नल होते हैं, कुछ केयर जर्नल्स होते हैं। पीयर रिव्यू जर्नल्स का कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। बस पीयर रिव्यू जर्नल किसे कहते हैं एंड केयर लिस्टेड जर्नल में 2 या 3 जर्नल आपको सोशल वर्क के पता होने चाहिए। फिर सोशल वर्क का जो कोर है, देखो सोशल वर्क बेसिकली 4 पिलर से मिलके बना है। 4 पिलर्स का मतलब है, एक तो सोशल वर्क के कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट में क्या आते हैं, जो हमारे सोशल वर्क के मेथड्स हैं, 3 मेथड्स प्राइमरी और 3 मेथड सेकेंडरी। सेकेंड आता है हमारे सपोर्टिव सब्जेक्ट। सपोर्टिव सब्जेक्ट्स क्या है, जो जैसे कुछ हमने सोशियोलॉजी से लिया, कुछ हमने साइकोलॉजी से लिया, कुछ हमने इकोनॉमिक्स से लिया, कुछ हमने बॉटनी से लिया, कुछ हमने हिस्ट्री से लिया, कुछ एंथ्रोपोलॉजी से लिया, कुछ डेवलपमेंट स्टडीज से लिया, कुछ वुमेन स्टडीज से लिया। तो सपोर्टिव सब्जेक्ट्स क्या है। फिर उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि जो सोशल वर्क के डिफरेंट थ्योरीज हैं उनको कैसे खड़ा करता है, उसमें कैसे मदद करता है। जैसे ह्यूमन ग्रोथ एंड बिहेवियर है, ओके, सोशल लेजिस्लेशन है, सोशल प्लानिंग है, सोशल
पॉलिसीज हैं, पब्लिक प्रेशर है, सोशल एडवोकेसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड फोर्थ वन इज द कंसंट्रेटेड सब्जेक्ट, यानी आपका स्पेशलाइजेशन किसमें है, आपका स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिलेशंस में है, एचआरडी में है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में है, अर्बन डेवलपमेंट में है, लेबर वेलफेयर में है, काउंसलिंग में है, पीस एजुकेशन में है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है। तो इन्हीं 4 के आधार पे हमारी पूरी सोशल वर्क की बाउंड्री लाइन तय होती है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सोशल वर्क के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि मैथड्स हैं, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मैथड्स, उनके मेन प्रिंसिपल्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उनका मीनिंग क्या है। ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। आपके मेन प्रिंसिपल्स, जिनको हम कहते हैं मुख्य सिद्धांत, विशेषताएं यानी कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज मेथड्स, एंड अवधारणा, व्हाट डज मीनिंग कंसिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट। देन बेसिकली जो सोशल वर्क का ढांचा खड़ा है वो सोशल वर्क रिसर्च पर खड़ा है। और सोशल वर्क रिसर्च क्या है? सोसाइटी हमारी लैब है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। समय समय पे जो सोसाइटी का परिदृश्य बदलता है, जैसे आजकल का कंसेप्ट है लिविंग टुगेदर हो गया, एलजीबीटी हो गया, जो हमारी जॉइंट फैमिलीज आजकल कन्वर्ट हो गई न्यूक्लियर फैमिलीज में, न्यूक्लियर फैमिलीज फिर कन्वर्ट हो गई हमारी नियोनेट फैमिलीज में, नियोनेट फैमिलीज फिर हमारी कन्वर्ट हो गई ब्रोकन फैमिलीज में, ब्रोकन फैमिलीज फिर कन्वर्ट हो गई हमारी सिंगल पेरेंट चाइल्ड में, सिंगल पेरेंट चाइल्ड फिर कन्वर्ट हो गया लैच एंड की बॉय में। तो ये सोशल वर्क रिसर्च के व्हाट आर द जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके क्या कॉजेज है और उन कॉजेज की क्या रेमेडी है, उनको हम एक्शन रिसर्च में या एक्शन प्रोजेक्ट्स में कैसे ले सकते हैं। तो सोशल वर्क रिसर्च के स्टेप्स जो हैं, मैं किसी दिन क्लास लेके बता दूंगी आपको। 8 स्टेप्स हैं, उन 8 स्टेप्स को बाय हार्ट आपको लर्न करना है। हाइपोथेसिस क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम क्यों करते हैं, रिसर्च मैथोडोलॉजी को कैसे देखते हैं, व्हाट इज हमारे अच्छे एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स जब हम सिलेक्शन कमिटीज में बैठते हैं तो दे आर अनेबल टू डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्लूजन एंड फाइंडिंग्स। आपको ध्यान रखना है कि फाइंडिंग्स किसे कहते हैं और कंक्लूजन किसे कहते हैं, सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस में क्या अंतर है, और जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च कम्युनिटी के लिए कैसे हेल्पफुल है। अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं, कोरिलेशन लगा रहे हैं, तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, जीरो कोरिलेशन क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट कब लगाना है, टी टेस्ट कब लगाना है, एफ टेस्ट कब लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब सोशल वर्क को आप देख रहे हैं एज ए थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो इसके एथिक्स क्या हैं, इसके मॉडल्स क्या हैं, डिफरेंट थिंकर्स ने कौन कौन सी स्टेटमेंट दी है जिसको हम वेद वाक्य के रूप में लेते हैं या गॉस्पेल के रूप में लेते हैं, एनसाइक्लोपीडिया अब तक कितने आए हैं। और जब डेज की बात करते हैं तो कुछ डेज हम इंटरनेशनल स्तर पर भी मनाते हैं, कुछ डेज हम नेशनल स्तर पर भी मनाते हैं। जैसे नशा मुक्ति अभियान जो है हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। Is that any disturbance or should I stop or continue? Ma'am, please ma'am, carry on that. Okay, thank you so much. हाँ, तो हम नेशनल डेज को अपने इंडियन तरीके से कैसे मनाते हैं, और उसको हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा इंडियन सिनेरियो ऑफ सोशल वर्क क्या है। ऑल्दो हमने बहुत सारी थ्योरीज वेस्ट से ली, लेकिन आज की डेट में हमारे बहुत सारे इंडिजीनियस मेथड्स हैं, इंडिजीनियस डॉक्यूमेंटेशन है, उसको हम कैसे अपनी सोशल वर्क थ्योरी में या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, या जो हमने एक नया मेथड डेवलप किया है इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस, उसमें कैसे प्रतिपादित करते हैं। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने डिफरेंट आपको आर्टिकल्स, आपको कम से कम
जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे पता होने चाहिए। आर्टिकल 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और उसकी 5 कैटेगरीज कौन कौन सी है और कहाँ पर हमारे ये सब आर्टिकल सीज हो जाते हैं, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है। 51A में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है वो कौन सी 10 ड्यूटीज है। हमारे समय समय पर प्रिंसिपल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आधार पे बहुत सारे कमीशन बनते हैं, जैसे चाइल्ड कमीशन बना हुआ है, वुमेन कमीशन बना हुआ है, डिफरेंट पॉलिसीज बनती हैं, यूथ पॉलिसी बनी हुई है, पॉपुलेशन पॉलिसी बनी हुई है, हाउसिंग पॉलिसी बनी हुई है, डिफरेंट प्रोग्राम्स है, मिनिमम नीड बेस्ड प्रोग्राम क्या है, मनरेगा क्या है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, आपको लगेगा मैं हर बात को मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रही हूँ क्योंकि ये इसलिए कि ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं। सोशल वेलफेयर रिलेटेड प्रोग्राम्स क्या है? सोशल वेलफेयर रिलेटेड प्रोग्राम्स का मतलब है स्पेशल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, जिसको कि हम वनरेबल ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। उनके लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी फैसिलिटीज दे रखी हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे एल्डरली पीपल को 1999 में जब एल्डरली ईयर घोषित किया गया तो उनको ओल्डर पीपल कहा गया। फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। ओल्डर पीपल के बाद सीनियर सिटीजन कहा गया। सीनियर सिटीजन के बाद उनको आज की डेट में एल्डरली पीपल कहते हैं। ठीक उसी तरीके से पहले वीकर सेक्शन कहा जाता था, फिर मार्जिनलाइज ग्रुप कहा जाता था। आज की डेट में उनको चैलेंज ग्रुप कहते हैं, डिसेबिलिटी को डिफरेंटली एबल्ड ग्रुप कहते हैं। तो ये जो डिफरेंट जार्गन्स आते हैं समय समय पे, डिफरेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस के माध्यम से, इंटरनेशनल सेमिनार्स के माध्यम से, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, और उनके पीछे क्या प्रामाणिकता है, इन शब्दों में बदलाव क्यों किया गया, ये आपको अपने आप में क्लैरिटी होना चाहिए। एमडीजी और एसडीजी मैंने आपको बता दिया। अब हमारे देश में अगर हम देखें 1950 से लेके आज तक की डेट में तो कितनी रिवॉल्यूशंस हुई हैं। पहले एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन को देखें, पहली क्रांति जो हमारी आई कृषि की, दूसरी हमारी इंडस्ट्री की आई, तीसरी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आई, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, और उसका एक वाइडर रूप लिया गया आईसीटी में। और आज हम और आप जो मिल रहे हैं वो भी इसी वेबिनार में आईसीटी टेक्नोलॉजी के कारण मिल रहे हैं। तो ये हमको जानकारी होनी चाहिए। फिर सोशल वर्क जो हिस्ट्री है, ग्लोबल लेवल से हम कैसे कैसे अपने इंडियन लेवल पर आए, और इंडियन लेवल पर भी जब से मानव सभ्यता है कैसे दान से शुरू हुई, और दान से लेके आज कैसे हम सोशल डेवलपमेंट तक जा रहे हैं। और सोशल डेवलपमेंट में भी जब हम जा रहे हैं तो 2000 जो नई डेफिनेशन हमारी सोशल वर्क की आई है IFSW की, वो क्या है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे नैप्सी काम कर रही है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क काम कर रही है, उसमें कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया, जैसे सोशल कोहेजन को जोड़ा गया, सोशल डेवलपमेंट को जोड़ा गया, ह्यूमन राइट्स को जोड़ा गया, सोशल जस्टिस को जोड़ा गया। इन सब के पीछे की हमारे पास कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। फिर जो हमारे सोशल वर्क प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे फील्ड वर्क से रिलेटेड है। फील्ड वर्क के नॉर्म्स क्या हैं, फील्ड वर्क क्यों कराया जाता है, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, स्किल्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, फील्ड वर्क की ड्यूटीज क्या हैं, एथिक्स क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। फिर इन सब का साइकोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि हमारे दिमाग पर इसका कैसे अप्रोच पड़ता है, कैसे इसका असर पड़ता है, और हम लोगों को किस तरीके से उनकी मदद करते हुए उनको स्वयं मदद के लायक बनाते हैं, वो जानकारी होनी चाहिए। यूएन डिक्लेरेशन जो समय समय पे हुई है, उन जैसे CEDAW 1979 में हुई है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इतना सारा कर लेते हैं तो आपका 90% सिलेबस कवर हो जाता है, और आपको UGC नेट सोशल वर्क को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आप अपने हार्ड वर्क के प्रति ईमानदार रहे हो, सिंसियर रहे हो, और ये सब आपने इतनी तैयारी कर ली हो। इतनी तैयारी करने के बाद अब आपको
कैसे आगे का सफर तय करना है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपका 90% सिलेबस कवर हो गया सोशल वर्क का, जो पेपर 2 है। 10% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से होते हैं, लेकिन वो कॉग्निटिव और मेंटल एबिलिटी टेस्ट के होते हैं, चाहे तो वो स्टेटमेंट फॉर्म में होंगे, चाहे लॉजिक फॉर्म में होंगे, चाहे कंटेंट फॉर्म में होंगे, चाहे कोरिलेशन फॉर्म में होंगे, अलग अलग आते हैं 10 क्वेश्चन। उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद जो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है उसको टिक करना है। लेकिन इस बात का यहाँ पर मैं आपको एक क्लू दे रही हूँ, आपको उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, ये टिक कभी नहीं करना है जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इन दोनों जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं इन दोनों में उनका जवाब नहीं होता है, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी रीजनिंग देखी जाती है। फिर 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो एक पैराग्राफ दिया होता है कॉम्प्रिहेंशन, उसमें रीजनिंग और रीजनिंग देखा जाता है कि आप कितना ऑन दी स्पॉट चिंतन कर सकते हैं। इसमें आपको 2-3 रूल्स याद रखने हैं। जो पैराग्राफ होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले कलेक्टिव वे में बात करेगा, जनरल वे में बात करेगा, फिर स्पेसिफिक वे में बात करेगा। और दूसरा रूल है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की जर्नी करेगा, बहुत आसानी से आपको लेके जाएगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सीक्वेंसिंग लगेगा। तो आपको इन 2 रूल्स के माध्यम से आपको वो 5 क्वेश्चन जो पैराग्राफ के होते हैं, 10 क्वेश्चन जो आपके लॉजिकल थिंकिंग के होते हैं उसको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको इनमें कहीं प्रॉब्लम भी आती है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाउ इतना सारा आपके पास मटेरियल तैयार हो गया, यानी कि आपने भोजन बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए। अब आपको उनको गार्निश करना है, सजाना है, आपको दूसरे के सामने परोसना है, ये बताना है कि हाँ, I am equally able or equally capable of doing the things. I have a knowledge, I have a skills, I have a aptitude, and that I can show you in my behavior, that in terms of आपका एग्जाम पेपर है। उसके लिए हमेशा याद रखिए, पिछले साल के जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स आप इतनी तैयारी करने के बाद अटेम्प्ट करेंगे उतना आपको इजी गोइंग लगेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करेंगे तो उससे आपको पैटर्न ऑफ एग्जाम पता लगेगा। पैटर्न ऑफ एग्जाम पता लगने के साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, और आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कितना समय लगता है, आपको कहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपको किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करने के बाद, अभी मैं किताबों के नाम बताऊंगी, तो कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी होते हैं, उन मॉक टेस्ट पेपर्स को भी करेंगे जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट की थ्योरी देंगे कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। एक कहीं मोटा मोटा लिख लीजिए, उसमें बॉक्स में एवरी डे आपको स्टडी करनी है। ये नहीं कि आप कभी ऐसा नहीं करते ना कि एक हफ्ते का खाना खा लिया और फिर एक हफ्ते तक कुछ नहीं खाते, हर रोज कुछ ना कुछ खाते हैं सुबह या शाम। ठीक इसी तरीके से आपको सेल्फ स्टडी करनी है और रोजाना सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी से पहले जो कुछ भी आपने लिखा है उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, ताकि आपके स्मृति पटल में वो अच्छी तरीके से छाप छोड़ सके। अब आपको राइट डायरेक्शन में काम करना है कॉन्फिडेंस के साथ। इसके लिए आपको 2 चीजें तैयार करनी है। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, आप कैसे प्लान करेंगे। आपको एक तो प्लानिंग करनी है, दूसरी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। यानी कि जब आप यूजीसी नेट को क्रैक करने वाले हैं तो आपको 2 तरीके से चिंतन देना है। मूलभूत रूप से आप कैसे प्लान कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, और दूसरी उसकी इम्प्लीमेंटेशन या अनुपालना या क्रियान्वित कैसे कर रहे हैं। प्लान करने के लिए सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड कर लें। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद ऐसा नहीं कि मोबाइल में देख रहे हैं, थोड़ा सा अपनी पॉकेट मनी खर्च कीजिए या उसको सॉफ्ट कॉपी में लीजिए या रजिस्टर पर लिखिए, किस तरीके से जो आपकी इच्छा करे। सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। ओके, अब हम पहले प्लान पर ही चलेंगे, इसके बाद मैं इम्प्लीमेंटेशन पर आऊंगी।
प्लान में जब आपने सिलेबस निकाल लिया, 10 यूनिट्स निकाल दी, जैसे पेपर 1 का सिलेबस, दिस इज पेपर 2 का सिलेबस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेपर 2। ये आपने सिलेबस निकाल लिया, इसमें 10 कॉपीज है। इस सिलेबस को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ डालिए, ठीक है। पढ़ने के बाद थोड़ा घूम फिर लीजिए, पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, फिर दोबारा आके एक बार पढ़िए। पढ़ने के बाद जो जिन शब्दों को आप जानते हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए, ओके। फिर रख दीजिए आधे घंटे के लिए, या शाम को फिर दोबारा देखिए। अब इस पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरीज में बांट लीजिए। प्लीज ध्यान से सुनिए, इन पूरे सिलेबस को 10 यूनिट्स को 3 कैटेगरीज में बांट लीजिए। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में उनको लिखिए जो आपको आता है। इन 10 यूनिट्स में से जो आपको आता है उसको कैटेगरी ए में लिख दीजिए अपने रजिस्टर में। कैटेगरी में बी में उनको लिखिए जिनको आपको आता है लेकिन आप श्योर नहीं है, जिनको आपको पढ़ने की जरूरत है। समझ पा रहे हैं? कैटेगरी ए मीन्स जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप कॉन्फिडेंट है। कैटेगरी बी आप थोड़ा बहुत जानते हैं, किसी का ए जानते हैं, किसी का वाई जानते हैं, किसी का जेड जानते हैं, किसी का पी जानते हैं, किसी का सी जानते हैं, तो वो कैटेगरी बी। एंड कैटेगरी सी में उनको लिख लीजिए जो आपको टफ लगते हैं, जो आपने एमएसडब्ल्यू के दौरान छोड़े थे, या जिनकी प्रिपरेशन नहीं की थी, या जिनका आपके पास मटेरियल नहीं है, उसको कैटेगरी सी में रख लीजिए। तो आपके पास 3 कैटेगरीज के सिलेबस हो गया आपका। जो प्लानिंग जो आप कर रहे हैं, सोशल वर्क का 10 नंबर है, तो 10 नंबर का जो सोशल वर्क का पेपर 2 है, उसकी जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको आपने 3 भागों में बांट लिया, ए बी सी, ओके। अब ए में जो लिखा है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, बी में थोड़ा थोड़ा आता है, और सी में जो आपको टफ लगते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ए जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं, बी जो मॉडरेट है, और सी जो आपके टफ है। आपको स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए बल्कि करने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल थोड़ा थोड़ा आप इकट्ठा कर लीजिए, खासतौर से उसका कीजिए जो आपकी सी कैटेगरी है। एंड आपको अपने माइंड को कैसे तैयार करना है, आपके जो सी कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं वो बी कैटेगरी में आ जाए, बी कैटेगरी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ए कैटेगरी में आ जाए, और ए कैटेगरी के सब्जेक्ट ए में ही रहे, कहीं ऐसा ना हो उनको सी में पहुंचा दो आप, ओके। यानी कि टफ जो आपके टॉपिक्स हैं वो मॉडरेट में आ जाए, और मॉडरेट जो है वो आपके कॉन्फिडेंस में आ जाए, और जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस में ही रहे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? C is converted into B, B is converted into A, and A is equal to A. Okay. अब आपका प्लानिंग ऐसे होना चाहिए कि जो C कैटेगरी के टॉपिक्स आपने लिखे हैं वो मिनिमाइज हो जाए, काटते जाइए, ओके, मिनिमाइज हो जाए, और A कैटेगरी की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और इस बात को इंश्योर कीजिए, A, B, C तीनों कैटेगरी का कुछ ना कुछ रोज पढ़ेंगे। मैं आपको 1 महीने का प्लान देती हूँ, अभी 11 जुलाई चल रहा है, तो 10 अगस्त तक का प्लान देती हूँ। 10 अगस्त में आप इनको 2 भागों में बांट लीजिए, 23 दिन पढ़ाई के लिए बांट लीजिए, और 7 दिन रिवीजन के लिए बांट लीजिए, ओके। 23 + 7 = 30। इन 23 दिनों में जो आपने 3 कैटेगरीज बनाई है, ए बी सी का कुछ ना कुछ रोज पढ़ेंगे। यानी कि जिनमें कॉन्फिडेंट है उसको भी पढ़ेंगे, जो मॉडरेट है उसको भी पढ़ेंगे, और जो आपके टफ सब्जेक्ट्स है उसको भी पढ़ेंगे। अब 23 दिन तक इस सिलेबस से गो थ्रू जाएंगे। दिस इज द पार्ट बी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। जरूरी नहीं है आपको 8 घंटा पढ़ना, 10 घंटा, 20 घंटा पढ़ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किताब यहाँ है, physically they are present and mentally they are somewhere else with the girlfriend, boyfriend, मम्मी से लड़ाई, पापा से लड़ाई, या बहन भाई को कुछ ले जाना है, या कैसे पॉकेट मनी को क्या करना है। नथिंग लाइक दैट। व्हेन यू, जो आपको फ्रेश टाइम लगता है, जो आपका बेस्ट टाइम है, चाहे वो रात का है, चाहे सुबह का है, चाहे दोपहर का है, चाहे शाम का है, हो सकता है कुछ लोग शादीशुदा हो तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ के बच्चे भी हो सकते हैं महिलाओं के साथ, तो बहुत सारी चीजें होती है, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो जो यू आर ए बेटर जज, जो आपको बेस्ट टाइम लगता हो, इन 23 दिनों में पढ़िए, और 7 दिन में रिवाइज कीजिए।
और रिवाइज करते समय आप क्या करेंगे, जो आपने पहले दिन रिवाइज किया, अपने पास 2-3 तरीके के पेन रखिए, लाल पेन रखिए, नीला पेन रखिए, काला पेन रखिए। पहली बार जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने में जिनको आपको अटक रहे हैं, रिवाइज ठीक से नहीं हो रहा, उसको लाल पेन से अंडरलाइन कर दीजिए ताकि अगले दिन उस पर एम्फेसिस दे सकें। फिर ऐसे आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन पेपर्स रिपीट हो रहे हैं उतने राइट लगा दीजिए, यानी कि उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमता हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो 30 दिन को आपने 2 भागों में बांटा, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग आपने 3 तरीके से की, ABC से, और अनुपालना उसकी की आपने की, रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ा 23 दिन तक। 23 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना, जो मैंने आपको पीछे सिलेबस बताया है उसको कंप्लीट करेंगे। 7 डेज में उस रजिस्टर को गो थ्रू होंगे। ओके, ऐसे नहीं सोचेंगे कि अभी तो बहुत दिन पढ़े हैं, बहुत दिन पढ़े हैं। अब हर रोज का आप टारगेट सेट करेंगे। जैसे आज का टारगेट, मुझे 4 इंटरनेशनल डेज याद करने हैं, 2 किताबों के नाम करने हैं, सोशल केस वर्क की बाइस्टिक अप्रोच याद करनी है, या प्रोग्राम मीडिया अप्रोच करना है, या MG रॉस के जो 12 प्रिंसिपल्स हैं उनको याद करने हैं, या CDP में फिरका प्रोजेक्ट क्या है, सर्वोदय मूवमेंट क्या है, अंत्योदय मूवमेंट क्या है, या कंसंटाइजेशन क्या है, पाब्लो फेरा की थ्योरी क्या है, लर्निंग थ्योरी क्या है। ऐसे एक एक टारगेट कुछ लिख लीजिए और उसको पूरा करना है आपको। उस दिन पूरा करने के बाद ही उठेंगे। ओके, और इसके बाद आप जब क्वेश्चंस, इस बात को ध्यान में रखिए, जब आप पढ़ते हैं तो देखिए, एक तो होता है किताबों में देख के आप रीडिंग मार रहे हैं, तो वो केवल देखना होता है, आपके सर के ऊपर से गुजर जाता है। तो थोड़ी लिप मूवमेंट करेंगे, यानी कि देखकर थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, तो जो आप देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो 3 चीजें आपकी तैयार हो रही हैं। एट ए टाइम आपका 60% सिलेबस ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ रहा है। और ये लोगों को गलतफहमी है कि बहुत ज्यादा चाय पीने से, बहुत ज्यादा कॉफी पीने से हमारी मेमोरी पावर बढ़ेगी। नहीं, आप खूब सारा पानी पीजिए, कम से कम 4 से 6 लीटर पानी पीजिए, जिससे कि आपका जो माइंड है कूल रहेगा, काम रहेगा, आपकी बॉडी सही ढंग से काम करेगी, और आप अपने आप को मेंटली बहुत ही कूल, या साइकोलॉजिकली जिसे कहे, बहुत काम महसूस करेंगे। अब 7 डेज की जो आपकी स्ट्रैटेजी है, खासतौर से रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी है, उसका आपको टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट में आपको मालूम है कि आपकी कहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं। जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन पेपर्स के आंसर नहीं आ रहे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, देख के टिक लगा लीजिए, फिर उसको याद कर लीजिए। जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लीजिए। जरूरी नहीं है आपको 100% प्रीवियस ईयर के पेपर्स आते हो, आप निशान लगा लीजिए, उस पर लाल पेन से या काले पेन से गोला लगा लीजिए कि रिवीजन करते समय हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो मार्क कर लें अपनी मिस्टेक्स को, जो आप अपने प्रति सिंसियर रहें, जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको मिनिमाइज करने की जरूरत करें। अपनी बॉडी क्लॉक को सही रखना बहुत जरूरी है, और आपकी इफेक्टिव प्लानिंग बहुत होनी जरूरी है। ओके, जैसा मैंने अपने बातचीत के शुरू में कहा कि आपको पेपर 1 को नेग्लेक्ट नहीं करना है, पेपर 1 पर भी इक्वल ध्यान देना है। अब आपको इस बात को ध्यान में रखना है, जो आपकी 10 यूनिट्स हैं, जब आप पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो 1, 2, 3, 4 करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें। उनकी जो माइक्रो अप्रोच है एक एक लाइन की, उसको लिख लें, और उस पर्टिकुलर यूनिट का जिस्ट क्या है, समरी क्या है, आधे पेज में, 4 लाइन में, 10 लाइन में लिख लें, ताकि कम शब्दों में आप कंसेप्ट को याद कर सके, और जो 7 दिन है उसमें उसको खूब दोहरा सके और आपके दिमाग में इम्प्रिंटिंग हो जाए। ओके, अब ज्यादातर बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, जब मैं आपको बता रही हूँ कि हर साल मैं बच्चों को गाइड करती हूँ, और करीब 10 से 12 बच्चे जो मेरी बात को मानते हैं वो UGC नेट क्रैक कर लेते हैं। ओके, फिर अब उसके बाद निर्भर करता है कि आप किताबें कौन सी पढ़ रहे हैं। देखिए, किताबें बहुत पॉपुलर किताब है, एक अरिहंत की किताब जिसको लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अरिहंत की किताब के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, उसमें जो मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स के पीछे आंसर्स है, कईयों के जवाब गलत है।
तो उनको जरा एक बार देख ले। लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए अरिहंत की किताब बहुत सही है। एक ट्रूमैन की किताब है, केवीएस की किताब है, एक उपकार की गाइडलाइन है। कोई एक गाइडलाइन इसमें से आप खरीद लो, 100 से 150 रुपए की आती है, जिससे कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा, एग्जाम्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, वो पता लग जाएगा। अभी किसी बच्चे ने लिखा है जेआरएफ के बारे में, मैं उसको भी बताना चाहूंगी। अभी थोड़ा सा हम रुक जाए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अब प्रश्न ये उठता है कि नेट जेआरएफ में कट ऑफ कैसे जाता है। नेट जेआरएफ में कट ऑफ जाने के लिए 3 कैटेगरीज होती हैं कि आपका एम क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है और आप किस कैटेगरी के हैं। एम से मतलब है कि आप खाली नेट करना चाहते हैं कि जेआरएफ भी करना चाहते हैं, खाली नेट करना चाहते हैं, खाली जेआरएफ करना चाहते हैं, या नेट जेआरएफ दोनों करना चाहते हैं। अब सब्जेक्ट क्या आपका बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है या ऐसा सब्जेक्ट है जो इक्का दुक्का होता है, जैसे संस्कृत हुआ, प्राकृत हुआ, कोई पर्टिकुलर जैसे मैथ्री लैंग्वेज हुई, बहुत कम स्टूडेंट्स उसके होते हैं। जैसे अब हिंदी इंग्लिश है, सोशल वर्क भी बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट हो गया है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट हो गया है, एमबीए है या पॉपुलेशन एजुकेशन है। तो सब्जेक्ट का एम, subject and category. Category means you belongs to a general category or what do you call a special category, reserve category और किस कैटेगरी के हैं। ओके, तो अधिकतर जो जनरल कैटेगरी के, देखिए जितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं यूजीसी नेट के लिए, ज्यादातर 6 to 10% की जो हाईएस्ट कट ऑफ होती है उसको लिया जाता है। कई बार 10% भी ली गई है और कई बार 6% भी ली गई है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने एलिजिबल होते हैं, अप्लाई करते हैं, बैठते हैं, जितने क्वालिफाई करते हैं, उसके टॉप 10%, 6 to 10% लिया जाता है। 10% हाईएस्ट कैटेगरी है, 6% मिनिमम है। ओके, ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोगों की परसेंटेज जो है 60 to 68 के बीच में अभी तक गई है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी 52 से 58 तक गई है। तो आपको जब आपका पेपर की आता है तो आप समझ सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही है, कितने गलत है, उस हिसाब से कर सकते हैं। अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्रंट पेज में आपका होना चाहिए आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है। ऑनलाइन रिसोर्स हैं, सर्च इंजन हैं, बुक्स हैं, डेटा अवेलेबल है, कुछ ई दर्शन या इग्नू के प्रोग्राम्स हैं, ज्ञानवाणी प्रोग्राम्स हैं, इग्नू के नोट्स हैं, आपके कीवर्ड्स जो सिलेबस के हैं उसको ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कोई भी एक किताब खरीद लें। इसके बाद थोड़ा सा अपनी जनरल जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रतियोगिता दर्पण किताब आती है अंग्रेजी के बच्चों के लिए, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती है। उसके लास्ट के जो 4-5 पेजेस होते हैं वो बहुत अच्छे करंट टॉपिक्स के, करंट अफेयर्स में और लेटेस्ट जानकारी के होते हैं, उसको पढ़ लीजिए। वो मंथली मैगजीन्स हैं, उनको चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं और वो उनके लिए आप अपनी हॉबी भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद आपको देखिए, इस बात को चाहे तो आप लिख लें, क्वेश्चन बैंक करने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन से में जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है उनको जानना बहुत जरूरी है। मॉडल टेस्ट पेपर करने बहुत जरूरी है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका ऑब्जेक्टिव माइंडसेट होगा। आपको डिस्क्रिप्टिव माइंडसेट नहीं बनाना है, ऑब्जेक्टिव माइंडसेट बनाना है। किताबों के नाम मैंने बता दिए। जिस बच्चे ने पूछा था जेआरएफ का, जो 10 to 10% ऊपर की कट ऑफ जाती है उसी में 2 से 4%, मिनिमम 2% और मैक्सिमम 4% जो है वो जेआरएफ की कट ऑफ जाती है। यानी कि जेआरएफ के जो मार्क्स होते हैं कंपैरेटिवली जो यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं उससे ज्यादा होते हैं। ऊपर के जो जिन्होंने भरा होता है, आपसे चॉइस मांगी जाती है कि आप खाली यूजीसी नेट करना चाहते हैं या यूजीसी नेट और जेआरएफ करना चाहते हैं, या दोनों करना चाहते हैं, या खाली जेआरएफ करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के पर्पस, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। तो जो टॉप 2 to 4% मार्क्स गेन करते हैं और जिन्होंने जेआरएफ भरा होता है वो जेआरएफ के कट लिस्ट जाती है। अब इसमें आपको
लेकिन कभी भी 10% से ज्यादा की, मतलब टॉप 10% से ज्यादा की अभी तक मैंने कट ऑफ नहीं देखी है। मिनिमम 6 देखी है, मैक्सिमम 10 देखी है, और जेआरएफ की 2 देखी है, और मैक्सिमम 4 देखी है। अच्छा, अब जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज जितना आपने 23 दिन के एफर्ट्स किए हैं उनको सिंसियरिटी से आप एवरीडे रिवाइज करेंगे, हर सेक्शन को करेंगे और पॉइंट वाइज करेंगे। और यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि आपके मार्शलिंग ऑफ थॉट्स, यानी कि जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उनको आप कैसे देखते हैं, कैसे पॉजिटिविटी लेके आते हैं। सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स, जैसे 1950 से लेके 1970 तक सोशल वर्क की जर्नी कैसे रही, उसका क्या सीक्वेंस है, वो सीक्वेंसिंग ऑफ थॉट्स आने चाहिए। और ऑब्जेक्टिविटी आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पर अपनी बात खत्म करती हूँ, हालांकि कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं बताना चाह रही थी। आपको सोशल वर्क में माइक्रो, मीजो और मैक्रो अप्रोच का ध्यान रखना है। माइक्रो अप्रोच, ज्यादातर हमारे बच्चे क्या करते हैं, जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हिंदी कर देते हैं, हिंदी बोलते हैं तो अंग्रेजी कर देते हैं। माइक्रो में आपको ध्यान में ऐसे रखना है, आप ऐसे देखिए जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर इज ए मैक्रो। अब उस एमबीबीएस डॉक्टर ने हार्ट का स्पेशलाइजेशन किया है तो दैट इज मीजो। हार्ट के स्पेशलाइजेशन में भी पेस मेकिंग का किया है, दैट इज माइक्रो। ओके, तो जितना क्रिस्टल से और छोटा 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 करते हुए बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, दैट इज मैक्रो टू माइक्रो की अप्रोच। गन्ना बनाने से लेके जो क्रिस्टल शुगर के आते हैं छोटे छोटे दाने, जो दाने हैं वो माइक्रो अप्रोच है, गन्ना जो है वो मैक्रो अप्रोच है। जैसे मैं सोशल वर्क का एक एग्जांपल दूं, भ्रूण हत्या पर काम करना वो मैक्रो अप्रोच है। दहेज प्रथा पर अवेयरनेस करना वो मैक्रो अप्रोच है। लोगों के विचारों के बंधन को तोड़कर उनके साथ कैसे मानवीय संबंध बनाना, उनके संबंधों को एक रिलेशनशिप देना, वो माइक्रो अप्रोच है। ओके, अब सोशल वर्क में कुछ शब्द आपको हर समय याद में रहने चाहिए, जैसे सोशल जस्टिस है। 4 वर्ड हैं जो नई सोशल वर्क की डेफिनेशंस में जिनको जोड़ा गया है। सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। क्योंकि भारत जो अनेकता में एकता है, यहाँ पर जब तक हम कास्ट, क्लास, इन सब की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी नहीं करेंगे, विविधता को हम सम्मान से नहीं देखेंगे, हम सोशल वर्क नहीं कर सकते। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल की, फैमिली की, ऑर्गेनाइजेशन की, नेशन की। ह्यूमन राइट अप्रोच पर हमको काम करना है जिससे कि सोशल जस्टिस देते हुए एम्पावर कर सके। और जो हमारा फील्ड वर्क है उसका मेन उद्देश्य लर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए, और उस लर्निंग में हम इंडिजीनियस रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से इंटरकनेक्टेड और इंटीग्रेटेड होकर। कुछ शब्द हैं जैसे इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑपरेशन है, जेंडर, कास्ट, क्लास, इन पर हमारा ज्यादा एम्फेसिस होता है सोशल वर्क में। और जितनी भी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन के डेवलपमेंट में आती है, ह्यूमन के डेवलपमेंट में आती है, वो सब सोशल वर्क के फील्ड या सोशल वर्क की डायमेंशन, सोशल वर्क के आयाम कहलाते हैं। और अब हम कोविड के संदर्भ में देखें तो मानवीय मन की समस्या जो अनिश्चितता है उस पर हम कैसे काम करेंगे, तो वो भी हमारे प्रैक्टिकल पर आएगा। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ हम ड्रग्स के नशा मुक्ति का काम कर रहे हैं, उसके ड्रग्स छुड़वा रहे हैं, तो वो माइक्रो अप्रोच पर आएगा। किसी कुप्रथा पर काम कर रहे हैं, पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहे हैं, आरटीआई पर काम कर रहे हैं, तो वो मैक्रो अप्रोच में आएगा। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको नाम याद होने चाहिए, इनसे रिलेटेड आपके मैचिंग में या एमसीक्यू में जरूर क्वेश्चंस आते हैं। और सोशल वर्क का उद्देश्य जो है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन होता है, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन होता है।
सेल्फ लर्निंग डिसिप्लिन है ये। आज सोशल प्रॉब्लम्स पर काम करता है और सोशल रिफॉर्म के जरिए सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स को उठाता है। अगर आज आप देखें तो सोशल एक्शन के लिए नई टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, इसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सोशल एक्शन को हम सोशल एडवोकेसी भी कहते हैं और पब्लिक एडवोकेसी भी कहते हैं। यहाँ पर मेरी बात खत्म हुई। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ हद तक आपको बता पाई हूँ और आपके भविष्य में आपका एक स्टेपिंग स्टोन, एक पायदान आगे बढ़ने में मददगार साबित हो। फिर भी मैं आप स्वतंत्र हैं, आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, कोई प्रश्न उठ रहा है, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, अभी भी नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजर्स को लिख सकते हैं। हम एक क्लास और कर लेंगे, रिव्यू क्लास कर लेंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं और उज्जवल भविष्य के साथ इतनी मेहनत जो तुलिका जी और निलेश जी कर रहे हैं, आई एम श्योर कि ये सक्सेसफुल होगी और आप सब खुशखबरी सुनाएंगे कि मैडम आपके द्वारा और तुलिका जी के द्वारा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उससे हमने यूजीसी क्रैक कर लिया। इन्हीं सब शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार, धन्यवाद।